एक बार फिर से आप सभी लोग का क्रिक इनसाइट्स पे स्वागत है। और आपके साथ फिर से मैं जुड़ चुका हूं मनीष सिंह, और हमारे साथ हैं दीपेन बहादुर मौर्य जी। और जैसा कि आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है, कल के होने वाले मैच की प्लेइंग 11, और पिछला मैच जो इंडिया खेली है उसके हार के क्या कारण रहे, किस किस तरीके की परफॉर्मेंस रही, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ कल के होने वाले मैच के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैच आपने देखा था दीपेन जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया बहुत बुरी तरीके से बहुत हार गई बुरी थी, तरीके से। है ना। तो अब नेक्स्ट मैच जो है वो हैमिल्टन में है शायद, और वहाँ पे कल सुबह सुबह ही मैच शुरू हो जाएगा हमारे टाइम के हिसाब से। तो देखना होगा कि क्या चेंजेस करते हैं ये लोग, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस रही थी, इंडिविजुअल प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस रही थी, कहाँ पे हार का क्या कारण रहा, किन वजह से इंडिया हारी, शिखर धवन की कप्तानी कैसी रही, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए बेसिकली हम लोग जो है ये देखना चाहिए कि हम लोग जो नए बंदों को खिला रहे हैं, नए प्लेयर्स को खिला रहे हैं, तो उसी हिसाब से आगे जो है हम लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, आई जी थिंक जी। मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए ऋषभ पंत का भी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऋषभ पंत का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे देखिए अय्यर ने अच्छा खासा गेम खेला, उनका जो एक अच्छी पारी थी। देखिए ऋषभ पंत का इस समय जो चल रहा है, और ऐसा प्लेयर कहते हैं कि हम आउटसाइड चीज़ों को नहीं देखते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आउटसाइड जो उनके बारे में बातें चल रही हैं उसके चक्कर में ज़्यादा वो पड़े हुए हैं। क्योंकि प्लेयर कितना भी कहे कि हम पीछे की चीज़ें नहीं देखते हैं या फिर सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातें जो होती रहती हैं, न्यूज़ होती रहती है, वो आती है प्लेयर के कानों में। आप पॉइंट किसको किधर करना चाह रहे हैं? नहीं, पॉइंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत का जो थोड़ा सा, नहीं नहीं, आप वो गलत अन्यथा ले रहे हैं उस चीज़ों का। नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि ऋषभ पंत को बाहर कर देना चाहिए, उनकी जगह पे संजू सैमसन को रखना चाहिए, ये हाँ। सारी चीज़ों नहीं, का। हाँ। लेकिन क्या है कि ऋषभ पंत एक फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज हैं, तो नहीं, उनके हाँ। दिमाग में अगर इतनी सारी चीज़ें चलेंगी तो नहीं सही हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऋषभ पंत का T20 का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा है। हम लोगों ने बैठ के इस पे डिस्कस किया था कि काफी वो ज्यादा। ने इम्प्रूव करना चाहिए और सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वाइट बॉल क्रिकेट की ओडीआई में उनकी पिछले एक साल में जो परफॉर्मेंस रही है, मैं देख रहा था लगभग 52 या 53 का उनका एवरेज है, और 120 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट है वनडे में। तो आप वनडे में किसी एक प्लेयर से क्या चाहते हैं, कोई एक इनिंग तो आएगी ना प्लेयर की जिसमें हाँ वो देखिए। 15-20 या जीरो पे आउट होगा। हाँ, अगर ये इनकी जो फॉर्म खराब चल रही है, अगर इसी तरीके से कंटिन्यूअस तीनों ओडीआईज में रही, हम ये कहेंगे कि अगर इन्हें मौका दिया गया है तो इस तीनों ओडीआईज में दें। सैमसन को मौका मिला तो उन्हें भी तीनों ओडीआईज में दें। ऐसा नहीं कि एक इनिंग देखे दूसरी इनिंग में नहीं चली तो प्लेयर को बाहर कर दे। एक एक 11 लेके उतरे थे, सेम 11 के साथ जाएं, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अगर उसको बैक किए थे ना पहले टाइम जब हाँ सिलेक्ट किए होंगे तो बैक किए होंगे ना कि बिल्कुल। हमारी बेस्ट 11 है। हम्म। तो जब आपकी बेस्ट 11 थी तो एक मैच से तो बेस्ट 11 खराब नहीं हो जाएगी। या नहीं फिर ये आप कोई वर्ल्ड कप के मैच तो खेल नहीं रहे हैं कि ये आपके 11 खेल रही है, अगर कुछ हो गया तो हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो टीम को, तो टीम इसी तरीके से बनेगी। आप जिस तरीके से जिन प्लेयरों को पिछले मैच में खिलाया था, एक मौका क्या, मैं कह रहा हूँ पूरी सीरीज उन्हीं के साथ जाइए और उनको मौके दीजिए और देखिए कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। उसके बाद सीरीज खत्म होती है, फिर डिसाइड करिए कि किसी प्लेयर का फ्यूचर क्या है, किसी प्लेयर का क्या रहा है, परफॉर्मेंस कैसी रही कैसी नहीं। एक मैच के बेसिस पे देखिए, ओडीआई डिफरेंट है, T20 डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है। अब ओडीआई और T20 का हम लेके चले और ऋषभ पंत का पता चला कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट है और जीरो पे आउट हो जाते हैं मान लीजिए, तो फिर वही प्लेयर बोलने, वही सारे दर्शक बोलेंगे ऋषभ पंत को टेस्ट से भी हटा देना चाहिए, यहाँ पे संजू सैमसन को मौके नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन हम लोग ये ना भूलें कि ऋषभ पंत का टेस्ट एंड ओडीआई में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हाँ, है। रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और टेस्ट में भी वो बहुत पहले झंडे नहीं काटे थे। एक टेस्ट सेंचुरी उनकी एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद बहुत शान सा कैरियर हो गया था। लेकिन जैसे उन्हें फिर से ऑस्ट्रेलिया टूर पे एक मौका मिला और वहां से उन्होंने वापसी करी, तो सेम उनके साथ ओडीआई में भी हो चुका। उन्होंने एक सेंचुरी इंग्लैंड में लगा चुके हैं वो, तो उनका कॉन्फिडेंस वहां से वापस आया है। अभी जो इतनी बातें चल रही हैं उसकी वजह से नहीं प्रॉब्लम है। बेसिकली मुझे लग रहा है कि देखिए जो ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया, ये देखिए क्रिकेट का तो फर्क पड़ता ही है कि हम कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, ओडीआई खेल रहे हैं। आई थिंक अभी उनका जो फॉर्म का इशू जी। है वो थोड़ा सा, और जो आई थिंक वो जो एक है ना कि हम जो है एक स्कोर ग्रैब कर लें या एक इनिंग अच्छी चली जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनको जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कुछ प्रेशर लेकर खेल रहे हैं। जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा, कई सारी बातें चल रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर प्रेशर में है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी और सारी चीज़ें, अब आप सुमन गिल की बात कर लीजिए, अय्यर की बात कर लीजिए, या आप जो है शिखर धवन की बात कर लीजिए, उनकी कैप्टनसी में गेम हुआ काफ़ी अच्छा वो था। उन्होंने नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हाँ रही है, उनकी कप्तानी भी ठीक रही। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चेंजेस सही नहीं किए, लेकिन जब ये होता है ना कि जब एक पार्टनरशिप
पार्टनरशिप लग जाती है और जब दो बल्लेबाज अटैक करने लगते हैं तो आप कितने भी चेंजेस कर लीजिए और जब बल्लेबाज अपनी रिदम में चला जाता हाँ। है, सेम इंडियन प्लेयर्स के साथ भी होता था, जब हमारे दो बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो सामने से बॉलर कुछ भी करता रहता है तो नहीं होती चीजें। ऑब्वियसली तो सेम उनके साथ था। लेथम और विलियमसन ने जिस तरीके की पारी खेली, लेथम ने तो क्या ताबड़तोड़ अंदाज बहुत में ज्यादा, पारी, बहुत ज्यादा। ये जो 2 विकेटें जो निकाली थी उमरान मलिक ने एकदम लगातार अंतराल पे, लगभग 2 से 3 ओवर के बीच में उन्होंने 2 विकेट निकाल दी थी और बैकफुट पे ढकेला था न्यूजीलैंड को। वहां से लगभग 200 से ज्यादा रन चाहिए थे जिस समय 2-3 विकेटें गिरी थी उनकी, आई गेस 96 के आसपास तीसरी विकेट गिरी थी और वो भी क्विक सक्सेशन में आई हुई थी। लेकिन उसके बाद जो पारी वहां से विलियमसन ने एक एंकर करी और लेथम ने जो डिस्ट्रक्टिव मोड अपनाया, उसने इंडिया को गेम से बाहर कर दिया। आपको क्या लगता है कि कितने बॉलर्स को लेकर खेलना चाहिए, 5 बॉलर्स को या 6 बॉलर्स को? क्योंकि देखिए जैसा उमरान मलिक का डेब्यू था, अर्शदीप का डेब्यू था, परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि देखिए अर्शदीप की विकेट नहीं आई लेकिन डेब्यू मैच था। तो डेब्यू मैच में कुछ कह भी नहीं हाँ, सकते कुछ हैं कह भी पहले नहीं मैच सकते में, हैं। भाई डेब्यू में मैच है, थोड़ा तितलियां होती हैं, पेट में नर्वसनेस बिल्कुल, होती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और इनकी हमने वो देखी है कि किस तरीके की बॉलिंग और कर सकते देखिए हैं, कैसा मैटर भी परफॉर्मेंस रखता रहा है है। ना कि आप जो है एक है 50 ओवर का गेम है, एक 20 ओवर का गेम है। लाइक हम लोगों ने उनको देखा T20 में, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी, काफ़ी अच्छा उन्होंने जो शानदार काम किया। लेकिन है ना, मैटर रखता है कि आप जो है T20 खेल रहे हैं या 50 खेल रहे हैं, ODIs खेल रहे हैं, देखिए ओवर्स का भी होता है। देखिए दीपेन जी क्या है कि ये जब हम किसी बल्लेबाज को देखते हैं, चाहे T20 में देखते हो या टेस्ट में देखते हो या ओडीआई में देखते हो, एक फॉर्मेट में देखते हैं, तो हम उसे देख के हमें ये लगता है ना कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, हाँ। एक ऐसा प्लेयर है दोनों फॉर्मेट खेल सकता है, एक ऐसा प्लेयर एक ही फॉर्मेट खेल सकता है। जैसे पुजारा को देख के ही लगता है कि वो टेस्ट खेल पाएंगे, हाँ, विराट कोहली को देख के लगता है कि ये जिस फॉर्मेट में जाते हैं उसी फॉर्मेट के हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बुमराह के साथ है जिस फॉर्मेट में खेलते हैं उस फॉर्मेट के हो जाते हैं। तो सेम अर्शदीप के साथ, बॉलर के साथ भी होता है कि आप बॉलर को जब देखते हैं ना तो उससे भी पता चलता है कि जो भी फॉर्मेट आप खिलाओगे ये खेल पाएगा कि नहीं। लाइक दैट कि उमरान मलिक की जो हम बात कर रहे थे कि नहीं T20 और ओडीआईज में मौका देना चाहिए, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ ये तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं आगे चल के। लेकिन अभी जो मेरी बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि उमरान मलिक को टेस्ट में आजमाया जाए, क्योंकि टेस्ट में विकेटें जल्दी बल्लेबाज देता नहीं है, वो वाइड की बॉल वो छोड़ देगा, ऐसी बॉल वो छोड़ देगा, बहुत कम उस पर अटैक करने जाते हैं। तो वहाँ पे प्लेयर्स की पेस वहाँ पे हुई, वहाँ पे basically- बाउंसर्स हुई, क्विक यॉर्कर्स हुई, इनके पास सारी हैं, तो उसका यूज करके विकेट्स निकाल सकते हैं साथ में। और उमरान मलिक ऐसे बॉलर हैं जिनको अभी लॉन्ग फॉर्मेट में ज़्यादा खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। T20 में उन्हें मौका नहीं दिया गया, जो कि हम लोग बात कर रहे थे उन्हें मिलना चाहिए, न्यूजीलैंड की सीरीज है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा था वो उनके लिए सही भी था, क्योंकि छोटे ग्राउंड से T20 के मैच होते और उन पे अटैक किया जाता तो वो पैनिक हो जाते। लेकिन अभी यहाँ पे वनडे में उनको डेब्यू मिला है, वनडे से वो अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और जैसे जैसे खेलते जाएंगे वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें। सेम अर्शदीप के साथ है, T20 खेल के आए थे, ओडीआईज में थोड़ा बल्लेबाजों को टाइम मिलता है तो वो थोड़ा उनको देख के खेले, उसके बाद फिर उनके पे अटैक भी किया। मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ अभी इंडियन बॉलिंग को लेके, अगर तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ युजवेंद्र चहल को लेके। मैंने पहले T20 में भी इन्हें एक विकेट मिला था जहाँ पे कोई इनकी बात नहीं की थी, तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि चहल की फॉर्म सही नहीं है और वो फॉर्म अभी भी सही नहीं चल रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर उनकी फॉर्म सही होती तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बल्लेबाज तो आता है कि उनके ऊपर अटैक करना ही करना है, जो भी बल्लेबाज आता है उनको अटैक करने की कोशिश करता है। बेसिकली गेम ही यही है नहीं, गेम यही है वो कि अगर ठीक है। बॉलर बॉल करेगा एंड बल्लेबाज है वो बैटिंग करना ही है, उसको अटैक करना ही है। लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने चहल की बात किया, चहल काफ़ी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इस चीज़ को कोई देख नहीं रहा है कि चहल की जो परफॉर्मेंस है वो बैक हो नहीं रही है, वो सिर्फ अपने लाइक उनका जो है ना कि बॉल सही जगह गिर नहीं रही है। देखिए बॉल सही जगह पे गिरने की बात हो या फिर जैसे हम ऋषभ पंत के साथ कह रहे थे कि उन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया, तो बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि टीम का फेथ नहीं है, सेम उनके साथ भी हुआ है। लेके गए थे हम वर्ल्ड कप में उन्हें प्रीमियम बॉलर बना के और उन्हें वर्ल्ड कप में हमने खिलाया नहीं। आई डोंट नो, हो सकता है कि वहाँ पे उनकी बॉलें नहीं गिर रही थी, हमने नेट्स में बोला था कि हो सकता है बॉल ना गिर रही हो जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट में उन्हें पहले मौका नहीं दिया। उनके साथ भी थोड़ा सा उनका विश्वास डगमगाया हुआ है। उन्हें भी एक मैच चाहिए जिसमें उनकी 2-3 विकेटें आए, थोड़ा इकोनॉमी अच्छी हो तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और वो अच्छा। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि लाइक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो इशू है ना वो जो है लैक कर रहा है। आई थिंक जो होता है ना कि अभी आपकी कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आपको लगता है मनीष जी कि हाँ मैं तो इसको कर ही लूँगा, ठीक है। एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का आई थिंक उसमें इशू चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है। और साथ में जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, जो इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आई गेस 307 या 8 रन बनाए थे, उसमें वाशिंगटन सुंदर ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी अंत के ओवरों में,
16-17 गेंदों में उन्होंने 37 रन 37 जड़ रन, दिए थे। हाँ। और क्या ताबड़तोड़ 3 छक्के 3 चौकों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और जो एक हम कहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर हम एक फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज नहीं है, टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाइए, डाउन द ऑर्डर वो अच्छा नहीं खेल सकते हैं, तो एक उन्होंने एक डायमेंशन ऐड किया है और अपनी कैपेबिलिटी शो करी है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं, लिमिटेड ओवर के बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, टेस्ट में उन्होंने बल्लेबाजी भी शो करी आप थी। जो बात बोल रहे हैं ठीक है कि वाशिंगटन सुंदर, कभी कभी होता है ना कि बॉलर्स भी जो है अच्छा मैच खेल जाते हैं। आपने देखा है कि जो है बुमराह को भी देखा कि छक्के मार के मैच जिताए हैं। नहीं, बुमराह तो फिर वो ब्रॉड याद आते हैं बुमराह को, एक युवराज सिंह से ब्रॉड याद आते हैं और एक बुमराह से ब्रॉड याद आते हैं। तो वही ना, बेसिकली यही है कि कभी को होता है ना कि एक टाइम होता है, समय होता है, और बैट कैसे चल रही है, बॉल कैसे चल रहा है बैट पे, ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। अब बाकी जो आपने बोला ना कि वाशिंगटन सुंदर हैं कि एक थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के, आई थिंक हमारे हिसाब से मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स, उनको वहीं पर रखना चाहिए। लेकिन ये भी तो है ना कि हम अगर वाशिंगटन सुंदर को अगर मिडल ऑर्डर में डाल दें तो क्या हम संजू सैमसन को पीछे ढकेलें या फिर ऋषभ पंत को पीछे ढकेलें या फिर श्रेयस अय्यर को पीछे ढकेलें? हम किसको पीछे ढकेलेंगे? हमारा ऐसा बेंच हमारी बनी हुई है ना कि हमारा अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर बल्लेबाजों को गिराए, बहुत बल्लेबाज हैं बिल्कुल, लेकिन बॉटम ऑफ द बैट्समैन कोई नहीं है। हाँ। तो अगर जिस तरीके से इन्होंने लास्ट मैच खेला, अगर इसी तरीके से इनकी 2-3 इनिंग आती है तो इनको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़, और इंडिया के लिए भी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यू ऐड करेंगे कि डाउन द ऑर्डर अगर हमें किसी कभी एक ज़रूरत हुआ कि कोई ऐसा ऑलराउंडर हो कि जो डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग कर जाए। जैसे पहले क्या था कि हमें बॉलर की ज़रूरत होती थी, कोई ऐसा बॉलर हो जो लास्ट के 3-4 ओवर निकल जाए, बीच में बल्लेबाजी कर ले, तो रैना के साथ था, रैना बल्लेबाजी कर लेते थे, युवराज सिंह बल्लेबाजी कर लेते, तो बॉलिंग निकाल देते थे। अभी क्या है कि हमें बॉलर भी चाहिए कि टाइम आने पे बॉलिंग कर जाए और बैट्समैन भी चाहिए कि टाइम आने पे बैटिंग कर जाए। वैसा हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। अगर हम 5 बैट्समैन के साथ जाते हैं तो एक कीपर और 5 बॉलर हो जाते हैं, और अगर हम 6 बॉलर के साथ जाते हैं तो हमारे पास 4 बैट्समैन होते हैं, 2 उसमें ऑलराउंडर खिलाने पड़ते हैं, उस कीपर भी उसी में ऐड होता है। तो ये हमारे साथ दिक्कत चल रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी इंडियन टीम को जो है स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। लाइक जैसे अभी आपने बताया वाशिंगटन सुंदर की बात, तो उनका है ना कि जैसे आपने बोला कि लास्ट में जो है हम उनको रख सकते हैं, ठीक है, फिनिशिंग राउंड में रख सकते हैं कि, और उनको आगे हम लोग जो है और अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं। वर्ल्ड कप आने वाला है, वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है कि हम लोग थोड़ा सा अपने स्किल पे काम करें। ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा मैच पे जाएं, या जैसे आप देखा ना नेट में प्रैक्टिस करें। नहीं, स्किल तो वॉशिंगटन सुंदर में है। हमने टेस्ट सीरीज में देखी थी, ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो इनिंग आई थी, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो घर पे उन्होंने इनिंग खेली थी, वो इंडिया को हार से बचाया था। सीरीज हार जाते वहाँ हम इंग्लैंड से, हाँ, अगर वो इनिंग ना आती वहाँ पे उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ उनकी और ऋषभ पंत की शायद एक साझेदारी हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और तो फिर वहाँ पे टर्निंग पॉइंट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे शार्दुल ठाकुर के साथ उन्होंने करी थी। देखिए, इंडिया जो जिन प्लेयरों पे काम कर सकता है, जो बॉलिंग भी कर ले बैटिंग भी कर ले, इंडिया के पास वो ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। देखिए, श्रेयस अय्यर को भी हमने देखा है हाथ घुमाते हुए कभी कभी। तो श्रेयस अय्यर को ये टीम मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि देखिए, अगर आपको हम खिला रहे हैं तो आप थोड़ा सा बॉलिंग पे भी ध्यान दीजिए। अगर हमें जरूरत पड़े तो इन बिटवीन आप 2 ओवर 3 ओवर निकाल के हमें दीजिए। सेम आपने नोटिस किया होगा जब पहले पुराने अगर टीम को हम लोग देखें तो पुरानी टीम में तो सभी बॉलिंग करते थे ना। एक धोनी नहीं करते थे, गंभीर नहीं करते थे, बाकी तो सारे बॉलिंग करते थे। रैना भी बॉलिंग करते थे, युवराज तो करते ही, सहवाग करते थे, सचिन पाजी करते थे, सारे लोग करते थे। जिनसे जरूरत पड़ी, किसी दिन बॉलर का दिन टाइम नहीं सही है तो अपने पार्ट टाइमर को दे दिया, और उन्होंने विकेट्स भी चटकाई है कितनी सारी। बाद आप देख रहे हैं कि ये डाउनफॉल जो है आना लगा है, क्योंकि देखिए अभी विराट के टाइम पे विराट भी बॉलिंग नहीं करते थे, बॉलिंग किए ऐसा नहीं है, लेकिन जो है उनका अगर हम दे दिया जाए कि 1 ओवर या 2 ओवर फेंक दो तो फिर तो वहाँ पे इशू आ जाएगा। देखिए, अब विराट अब बॉलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो 34-35 के होने वाले हैं। रोहित शर्मा पहले बॉलिंग करते थे, अब उन्होंने छोड़ रखा है पिछले 7-8 सालों से, तब उनसे हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बॉलिंग करें। एक्स्ट्रा लोड नहीं दे सकते कि वहाँ उसी टाइम से वो डाउनफॉल जो है ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है कि लाइक हमारे जो बैट्समैन है वो सिर्फ बैट्समैन है। लेकिन अभी हमें यहाँ से नहीं, अब हमें डोमेस्टिक से ये चीज़ लानी पड़ेगी कि भाई आप बैटिंग करते हो, नो डाउट बहुत अच्छे बल्लेबाज हो, लेकिन कभी कभी बॉल भी हाथ में लेके बॉलिंग कर लिया करिए, थोड़ा सा हाथ घुमा लीजिए। पेस नहीं कर सकते हो, स्पिन कर लो। अगर बीच में हमारे पास 2 बल्लेबाज ऐसे हों जो 2-2 3-3 ओवर अगर ओडीआईज में निकाल के दे देते हैं तो हमें 5 ओवर मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
5 ओवर अगर मिल जाते हैं तो हम अगर 4 प्रॉपर बॉलर के साथ जाते हैं और एक ऐसा बॉलर जाता है जैसे शार्दुल ठाकुर हुए जो हमें एंड में जाके कुछ बैटिंग दे दें, कुछ तरीके से कुछ एक सपोर्ट दे दें, तो वो शार्दुल ठाकुर ऐसे हैं समवन लाइक कि जो बॉलिंग भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। उनसे हम 10 ओवर का बॉलर समझेंगे तो शार्दुल ठाकुर 10 ओवर के बॉलर नहीं है। नहीं नहीं। उनसे हम चिप इन करा सकते हैं कि बीच में 4-5 ओवर, हाँ उनके पास गोल्डन आर्म है, विकेट निकाल देते हैं, तो 4-5 ओवर उनके रखें और 4-5 ओवर ऐसे मैनेज करके उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग वो करते हैं। उनको आप फ्लोटर का भी यूज कर सकते हैं कि कभी कभी मान लीजिए अगर 2 विकेट जल्दी गिर गई है और सामने वाला प्रेशर बना रहा है और पिच ऐसी बिहेव कर रही है, तो शार्दुल ठाकुर को भी आप भेज सकते हैं कि ये काउंटर करिए। काउंटर करेंगे आप तो शायद आपका कोई प्लेयर एक अच्छा बच जाएगा, वो डाउन द ऑर्डर आके अच्छा खेल जाएगा। बिल्कुल। या फिर कभी साझेदारी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी साझेदारी चल रही है, एक अच्छा रन रेट से साझेदारी चल रही है और आपको लगता है कि नया बल्लेबाज आएगा, टाइम लेगा तो फ्लो बिगड़ जाएगा, तो उस समय आप शार्दुल ठाकुर को भेज दीजिए जाके वो एक इनिंग खेल पाएँ। और बॉलिंग में तो वो थोड़ा बहुत आई थिंक कर ही देते हैं। ये इशू ना, जैसे हम जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये इशू जो है थिंक टैंक के पास भी है, बीसीसीआई के पास भी है, इंडियन टीम के पास भी है कि लाइक अगर देखिए हम अभी जो है स्टार्टिंग में किसको रखें, लाइक फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन या ओपनिंग बैट्समैन, इनको सेलेक्ट कर लिए तो हम लोग लास्ट में भी जा सकते हैं कि लाइक हमारा जो है लास्ट बैट्समैन कौन होगा, मिडिल ऑर्डर पे कौन होगा, या ऐसा कौन बैट्समैन होगा जिसको हम बॉलिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने श्रेयस अय्यर की बात की कि वो जो है उनका हाथ घूमता है, लेकिन वो बॉलिंग उन्हें अब करनी पड़ेगी, अगर उन्हें 11 में हाँ। खेलना है तो बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज क्या है कि पीछे से जब हमारी बहुत मेन सा- स्क्वाड आएगी तो देखिए राहुल को हमने कितना भी, हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया था, राहुल को हम कितना भी नजरअंदाज करते, जब ओडीआईज होंगे तो उनका नाम सबसे पहले आएगा 11 में। बिल्कुल। देखिए ऐसी चीज नहीं है कि हम कुछ चीजें हैं उनको प्लेयर चाहते हैं जिनको हम हटा नहीं सकते। उनकी राहुल जो हो गए। बैटिंग रही है ओडीआईज में, उन्होंने क्या खराब किया है? उन्होंने जो लास्ट में कुछ ओडीआईज खेले थे उन्होंने क्या खराब किया है? कुछ तो नहीं खराब किया है। तो फिर हम उन्हें T20 की बेस पे जब हम किसी और बल्लेबाज को नहीं बाहर कर रहे हैं तो उनको कैसे बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सूर्य कुमार यादव अभी 3-4 ओडीआईज खेले हुए हैं, तो अभी तलवार अगर गिरेगी किसी बल्लेबाज पे तो सूर्य कुमार पे गिरेगी। और उनको आई थिंक हमको लगता है कि अभी गिरेगी नहीं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। वो भले से ही वो देख लीजिए आप, ये देखिए कि अभी वो जो है T20 पे उनका परफॉर्मेंस है जो है ओडीआई में नहीं, लेकिन ये है ना कि एक किसी भी बल्लेबाज का किसी टाइम पे फॉर्म होना, ठीक है, उनके बैट पे बॉल आना चढ़ना, वो उनका भी अब टाइम चल रहा है। वो जो है ना कि गोल्डन आवर, तो वो चल रहे हैं उनके। हाँ गोल्डन आर चल रहे हैं उनके, वो तो सही बात है। गोल्डन आर नहीं, उनका गोल्डन एरा चले। गोल्डन आर तो बहुत छोटा सा टाइम हो जाएगा, गोल्डन आर हो, गोल्डन डे हो, गोल्डन ईयर हो, गोल्डन एरा चले तो वो अच्छी बात है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो मिडल ऑफ द इनिंग में बैटिंग भी कर ले और लास्ट में अगर कुछ बीच में कुछ ज़रूरत पड़े 3-4 ओवर निकालने की तो वो भी निकाल ले, तो श्रेयस अय्यर उसमें से एक नाम आता है जो ये काम कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर ही एकमात्र ऐसे बॉलर हैं, तो उनको इस चीज़, बैट्समैन है जो बॉलिंग कर सकते हैं, तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, बीसीसीआई को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। बल्लेबाजी उनकी ओडीआईज में अच्छी चल रही है तो उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। और अभी देखिए ट्रायल चल रहा है, एक तरीके से वर्ल्ड कप का ये ट्रायल है, बिल्कुल। तो वहाँ पे उनसे बीच में ओवर्स कराएं। नहीं तो कभी जैसे हम फंसते हैं ना, किसी मेन गेम में फंसेंगे और हमारे पास कोई 5वां या 6वां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसकी तरफ हम देख सकें और बॉल दे दें कि एक विकेट निकाल के दे दो। बीच में हमने केदार जाधव को बनाया था 2019 वर्ल्ड कप तक, वो हमारे साथ थे और जब होता था कि विकेट्स नहीं गिरती थी तो कोहली बॉल उछाल के देते थे कि केदार भाई एक विकेट चाहिए, और वो वहां से कभी कभी 10-10 ओवर फेंक जाते थे। बिल्कुल। और तो ऐसे प्लेयर हमें चाहिए। अब हम ये सोचे कि हम 5 बॉलर खिलाएंगे, एक ऑलराउंडर खिलाएंगे, 5 बल्लेबाज खिलाएंगे, तो ऐसे तो टीम बल्लेबाजी कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में 400 स्कोर भी कम है, 300 स्कोर कैसे 47 ओवर में चेज हो गए, लगभग 17-18 गेंदें बची थी। बिल्कुल। यहाँ से अगर हम 30-40 रन और भी बनाते 350 होते, चेज हो जाते आराम से, वो भी चेज हो जाते भाई। देखिए आपको भी पता है कि लास्ट ओवर में रन कितना तेज आते हैं कि उसी समय पे तो बल्ले का मुंह खुलता है, बैट्समैन वहीं तो फ्री होकर खेलता है। और हमें एक अच्छी शुरुआत मिली थी शिखर धवन ने और शुभमन गिल ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, एक काफी अच्छी 100 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में, लेकिन फिर विकेटें गिरी जैसे ही दोनों ओपनर आउट हुए, पीछे से ऋषभ पंत चले गए, तो फिर वो एक ब्रेक लगा हमारी इनिंग पे। उसके बाद संजू सैमसन थोड़ा सा पारी को संभाला, लेकिन वो भी शायद 36-37 रन पे आउट हो गए थे। तो उसके बाद फिर वो तो वाशिंगटन सुंदर का रहा कि लास्ट में उन्होंने एक फ्लरिश एंड दे दिया, हमें फिनिश कर दिया, तो हम वहां तक पहुंच गए, नहीं तो हम वहां भी नहीं पहुंचते। एक समय लग रहा था कि 280-290 ही बनेंगे, 300 भी नहीं टच होगा। वो तो लास्ट में सुंदर की जो बल्लेबाजी थी उससे हम पहुंच गए। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने अपना काम किया पूरा, जितना उनको था कि हाँ उनसे जितना एक्सपेक्ट कर सकते थे लास्ट में, जितने पास उनके पास ओवर थे, बॉल्स थे,
उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखिए अब सिलेक्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा इस पे, और रोहित अब ओडीआई के कप्तान फुल टाइम कैप्टन वही हैं अभी, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे ऐसे प्लेयरों को ले आएँ जो बॉलिंग भी कर लें बैटिंग भी कर लें, ताकि वो हमें एक लास्ट तक बल्लेबाजी दे दें। हम अक्सर बात करते हैं बॉलर्स के साथ कि हमको ये बॉलर चाहिए जो बैटिंग कर ले जो बैटिंग कर ले जो बैटिंग कर ले, तो क्यों ना हम ऐसे बैट्समैन को भी ढूंढे ना जो बॉलिंग कर ले ऑब्वियसली भाई कोई ऐसा बैट्समैन हो ना जो बॉलिंग भी कर ले। हम बॉलर्स पे क्यों हार्स होते हैं कि अब हम सोचे कि बुमराह से हम बैटिंग सिखा दें, तो बुमराह को बैटिंग हम नहीं सिखा सकते हैं। जैसे तो क्या कर सकते हैं कि हम जो बॉलर कभी बैट्समैन कभी कभी हाथ घुमाते हैं, कभी कभी मैच में बॉल कर देते हैं, उनको उनकी तरफ देख सकते हैं। अभी देखिए आप शिखर धवन तब बॉल करेंगे नहीं, रोहित शर्मा बॉल करेंगे नहीं, केएल राहुल बॉल करेंगे नहीं, ऋषभ पंत बॉल करेंगे नहीं, सूर्य कुमार यादव बॉल करेंगे नहीं। आपके प्लेइंग 11 में 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल करेंगे ही नहीं, टच भी नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे ही नहीं होगा कि या तो फिर इनको धीरे धीरे जिम्मेदारियां देना शुरू करिए, कुछ मैचेस में इनसे बॉल करवाइए। जैसे श्रेयस अय्यर एक हैं कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आपको बॉलिंग दे दें, और अगर वो कॉन्टिन्यूस 5 ओवर to 6 ओवर करने लगे तो आप 4 प्रॉपर बॉलर के साथ जा सकते हो, एक प्रॉपर ऑलराउंडर जा सकते हो, और उसमें से भी हमारे पास डाउन द ऑर्डर खेलने के लिए कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो बल्लेबाजी कर लेते हैं। जैसे शार्दुल ठाकुर का नाम है, वॉशिंगटन सुंदर का नाम है ना। तो इस तरीके बाद में जडेजा आ जाएंगे, जडेजा का नाम तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं। जब वो आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास प्रॉपर बल्लेबाजी हो गई, तो 7 नंबर तक 8 नंबर तक हम बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए उनके ऊपर जडेजा के ऊपर ये ना थोड़ा सा बिलीव भी है कि वो आएंगे, कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर रहता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो अपना काम करके जाते हैं लगभग मैचों में। ये कभी कभी होता है इनिंग खराब जाती, कोई मैच खराब जाता है, वो तो सभी के साथ हो सकता है, लेकिन ये है कि हाँ एक जो है ट्रस्टवर्दी पर्सन है। हाँ ट्रस्टवर्दी तो हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेज ये बोलती है ना कि कैसा उनके पिछले 3-4 सालों में जो परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल वो जो 2019 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल में उनकी जो इनिंग रही थी, वो मुझे लगता है कि उनके करियर का जो ना वो एक डिफाइनिंग पार्ट रहा, कि वहाँ से उनको किस तरीके से एक चेंज जो मिला ना बैटिंग में हो, जो कॉन्फिडेंस बैटिंग में उन्होंने बिल्ड किया, वो अलग ही लेवल का है। तो ये सब जब तक आ जाएंगे तो हमारी टीम अच्छी हो जाएगी अगेन, लेकिन हमें एक ऐसा प्लेयर बीच में अभी भी चाहिए जो बॉलिंग कर सके, जो 5-6 ओवर हमारा निकाल सके। अगर किसी बॉलर का अगर सही टाइम नहीं है तो उसमें ओवर निकाल सके। इस चीज़ को ना कैप्टन को सोचना चाहिए। ये जो स्किल पे काम, नए नए स्किल डेवलपमेंट कर, जैसे आपने श्रेयस अय्यर की बात की, उनके स्किल पे हमको जो है बॉलिंग पे काम देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना जो है ऋषभ पंत को ये सारी चीज़ें जो है रोहित को देखनी चाहिए, सॉरी। और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर सकती हैं, इनकी जो है बॉल सही जगह पर नहीं गिरती, बस थोड़ा सा हमको लग रहा है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए इनसे बॉलिंग कराई नहीं जाती, इनको सीधे सीधे बोलना पड़ेगा सिलेक्टर्स को। देखिए आप ही इकलौते ऐसे बॉलर हो, बैट्समैन हो, जो बैटिंग तो कर ले रहे हो, अच्छी चल रही है, आप थोड़ा बहुत बॉलिंग पे काम कर लीजिए। हो सकता है कभी कभी हम मैच में आपको 1 ओवर 2 ओवर निकलवाएं, शुरू में 1 ओवर 2 ओवर निकलवाइए, बाद में हो सकता है कि वो 1-2 ओवर से 5 ओवर 10 ओवर फेंकने लगे। केदार जाधव तो विकेट कीपर थे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ही देखिए केदार जाधव जो है कभी कभी पूरा 10 ओवर भी फेंक देते हैं, 10 ओवर फेंक देते थे, विकेट्स लेके देते थे। गोल्डन आर्म था, जब विकेट नहीं गिरता था केदार जाधव की तरफ बॉल करते थे हम और विकेट लेके देते थे। तो इस तरीके पब्लिक को भी पता था कि अब तो केदार जाधव की बारी है, वही चीज़ है। तो इसी तरीके से हमें प्लेयर को एक बनाना पड़ेगा जो हमें 5 बॉलर के साथ साथ एक प्रॉपर ऑलराउंडर और बीच में एक और ऑप्शन दे जो बैटिंग कर सके, ताकि इस चीज़ को हम उस पर ओवरकम कर सकें। और अभी 2 मैचेज हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा बीसीसीआई को, या फिर अभी शिखर धवन है, हो सकता है शिखर धवन ये चीज़ कहें, बहुत काफ़ी टाइम से बात भी चल रही है कि श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा बॉल करना चाहिए। तो अगले आने वाले मैचेस में बोल सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा फ्री माइंड प्लेयर हैं, वो और चीज़ों सीनियर भी हैं, वो कह सकते हैं कि उनका ये चीज़ नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, या फिर और श्रेयस अय्यर के लिए वैल्यू ऐड करेगा कि अगर वो एक बॉलर की तरह सोचने लगे ना कि बैटिंग तो वो कर ही रहे हैं, नो डाउट। श्रेयस अय्यर के लिए एक ये बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे फिर उनके जैसा कोई प्लेयर है ही नहीं प्लेइंग 11 में, वही चीज़ है, उनको कोई काट नहीं पाएगा, कोई नहीं काट पाएगा भाई। अगर उनकी एक आध इनिंग बैटिंग में खराब भी होती है, अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म कर देंगे तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और कोई जो हम है हार्दिक पांड्या पे अब क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, हर इनिंग तो उनकी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी ये है कि अगर किसी दिन बैटिंग नहीं चली तो वो बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस दे जाते हैं कि अपना 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट निकाल जाते हैं, तो उसको एडजस्ट हो जाता है। तो सेम अगर हमें ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो बॉल कर पाए तो काफ़ी अच्छा होगा। हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है अभी तो उनका टाइम काफ़ी दूर है, लेकिन वो नो डाउट खेलेंगे, यंग जनरेशन वो इंडिया के लिए खेलेंगे। जैसे यशस्वी जायसवाल हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अब देखता हूँ कि वो भी अब केवल बैटिंग ही करते हैं, वो बॉलिंग पे उनको अब बॉल ही नहीं दी जाती है। तो ये हमारे जो
नर्चर कर रहे हैं हमारे यंग टैलेंट्स को, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो कभी बॉलिंग करते थे तो उनसे बॉल कराई जाए, ताकि आके वो हमें एक ऐसा चीज़ प्रोवाइड कर सके ताकि हमारी एक बॉलिंग भी अच्छी हो सके, बैटिंग भी अच्छी हो सके। इंग्लैंड को हम देखते हैं, उनके पास चाहे वो ओडीआई खेल रहे हो चाहे T20 खेल रहे हो, उनके पास 6-7 बॉलर होते ही होते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं, और जब बैटिंग करते हैं तो उनके पास 8 बैट्समैन होते हैं। आराम से बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, और उनकी टीम टीम फ्री फ्लोइंग खेलती है, तो ये फायदा हो जाता टीम है। के कोऑर्डिनेशन देखिए या उनकी टीम की स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिंग स्ट्रक्चर है उनकी टीम की। जब चाहे वो ओडीआई खेलें या T20 खेलें या टेस्ट खेलें, तो उनका जो एक है ना कि लाइक टॉप ऑर्डर पे कौन है, मिडिल ऑर्डर पे कौन है, लास्ट में फिनिशिंग राउंड में कौन है, बॉलिंग कौन अच्छा कर रहा है, उनका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। उसमें हर एक चीज़, हर एक बंदे का जगह डिफाइंड है कि आप तो यहीं पे वर्क करेंगे। और वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है ना कि हमको जो है कि शार्दुल ठाकुर को रखना है, किसान किशन को रखना है, कि भुवनेश्वर को नहीं, ऋषभ पंत को रखना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। बाकी कल के मैच में मुझे जहाँ तक लगता है कि सेम 11 के साथ इंडिया जाएगी और अच्छा भी करेगी। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट कि अच्छा नहीं करेगी। एक मैच था, और जो मैच का टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है जो हुआ वो शार्दुल का जो 25 रन का ओवर गया, और एक इनिंग से शार्दुल को भी नहीं बाहर कर देना चाहिए। उनको भी टाइम नहीं मिलता। देखिए, कभी एक मौके मिले, कभी उन्होंने अच्छा किया तो अगले मैच में बाहर हो गए, कभी एक सीरीज अच्छी हुई तो अगले सीरीज से बाहर हो गए, या फिर सीरीज में उनका नाम नहीं आया है। तो जिन प्लेयरों को मौका दिया गया है उन प्लेयरों पे काम किया जाए। गलती तो हम लोग यही करते हैं ना कि अगर एक मैच में मौका दिए तो दूसरा अगर उनका मैच वो खराब गया तो दूसरे मैच में हम लोग मौका नहीं दे रहे हैं, या आगे उनको जो है हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, तो किसी भी बैट्समैन को या किसी भी बॉलर को हम लोग जो है ना अपना आर्म खोलने का मौका ही नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए कल के मैच में क्या लगता है आपको कि सेम 11 से उतरेंगे या कुछ चेंजेस हो सकते मुझे हैं? मैं देखिए सेम 11 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी टीम है ना इसको एक मौका मिले। लाइक 3 मैच होने वाले हैं, तो इन तीनों मैच में हम तो यही कहेंगे तीनों ही मैच में सेम 11 रहे। हमारा भी यही थॉट है कि सेम 11 के साथ जाएं। आपके उमरान और उमरान हर्षदीप का आपका डेब्यू था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उमरान ने जिस उमरान तरीके ने से जिस इम्प्रेस तरीके किया, से 2 विकेटें ली, और उनकी बॉलें क्या रफ्तार से बॉल कर रहे थे। पहला ओवर तो ऐसे लग रहा था बुलेट डाल रहे हैं। यही चीज़ की हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, जो T20 चल रहा था, कि वहाँ पे उमरान की जो पेस है वो कितनी तगड़ी है। और यहीं पे जो है अगर हम जो उस समय हम लोग बात कर रहे थे कि पेस की कमी है मैच में, हम लोग गेम इसीलिए हार रहे हैं कि एक पेस बॉलर नहीं दीपेन जी, देखिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे उमरान मलिक का वर्ल्ड कप में जगह बन रही थी। जगह इसलिए भी नहीं बन रही थी, देखिए अगर आप किसी भी प्लेयर को डायरेक्ट ले जाके वर्ल्ड कप में डेब्यू करा देंगे, हाँ अगर वो कुछ मैचेस खेले होते फिर लेके गए होते तो समझ में आता। आप ले जाके वर्ल्ड कप में सीधे, अब बलि चल रही हैं, चढ़ रही हैं, वहीं पे ले जाके आपने एक बकरे की ओर लगा दिया है कि शायद ये बलि करने वाले को मार देगा। तो ये तो बहुत रेयर ही हुआ है, कभी मैंने ऐसा इतिहास में नहीं सुना है, और अगर ऐसा होता तो ये पहली बार ही होता मुझे लगता है। तो उमरान मलिक का वहाँ खेलना बनता नहीं था। T20 में ये अच्छा मूव था कि उन्हें वनडे में लॉन्ग फॉर्मेट में टाइम दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इनकी एक ओवर अच्छी या खराब भी हो जाती है तो इनके पास ज़्यादा मौके होते हैं कि अगले ओवर को सुधार सकें, और यहाँ पे अच्छा डेब्यू हो गया है तो ये अच्छा मूव रहा है यहाँ पे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अगर हम बॉलर की बात करें तो बॉलर में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है जगह को लेके। लाइक कि हम कौन से, लाइक अर्शदीप हो गए, उमरान मलिक हो गए एंड शार्दुल ठाकुर हो गए। देखिए इनमें भी कई सारी चीज़ें कंपटीशन चल रहा है इस रेंज के लिए कि कौन सा प्लेयर्स को लिया जाए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बड़े मैचों की बात करें, ODI का अगर जो है हमारा वर्ल्ड कप चलने वाला है, ठीक है, तो इसमें अगर हम बुमराह भी आएंगे, ठीक है, एंड भुवनेश्वर कुमार भी आएंगे, हो सकता है। भुवनेश्वर कुमार के साथ मुझे नहीं लगता है कि टीम स्टिक करेगी, क्योंकि भुवनेश्वर का एक ऑप्शन जो है हमारे पास, जो देखिए भुवनेश्वर एकदम कन्वेंशनल स्विंग पे डिपेंड करते हैं और लास्ट में थोड़ा सा यॉर्कर और स्लोवर पे। तो सेम स्किल दीपक चहर ने भी डेवलप कर रखी है। तो सेम टू सेम जो ऑप्शन हमारे पास है एकदम, जो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो दीपक चहर के पास अब ज़्यादा मौके हैं। क्योंकि दीपक चहर ने देखिए बैकएंड में आके बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी करी हुई है, शुरुआत में स्विंग कराते हैं, विकेट भी लेते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार को काफ़ी ज़्यादा लंबा रन भी मिला। मुझे नहीं लगता है कि 2023 का वर्ल्ड कप मुझे वो खेलते हुए दिख रहे हैं। उनके करियर पे मुझे सवाल है। अगर उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, अगर 1-2 सीरीज मिली तो भले वो खेल जाएं, अदरवाइज भुवनेश्वर कुमार को मौका नहीं मिलेगा और दीपक चहर ही मेरे हिसाब से आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। खैर वर्ल्ड कप अभी दूर भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने दीपक चहर की बात की, अगर दीपक चहर भी आ रहे हैं, ठीक है, दीपक हुड्डा भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, ठीक है, ये प्लेयर्स, तो यहाँ पे कितना भी कर लेना, हमको तो प्लेइंग 11 को ही लेना है।
तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं जगह की जो है ना कि किसकी के कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन सा प्लेयर खेलेगा, या बैट्समैन की बात करें अगर हम बॉलिंग टीम की भी बात करें तो उसमें भी है। तो उमरान मलिक को ऐसा नहीं कि इन्होंने एक मैच अच्छा काम किया, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनको ये जो है परफॉर्मेंस अपनी बना के रखनी पड़ेगी। नहीं देखिए, जो बॉलर या बैट्समैन अभी पहला दूसरा मैच खेल रहा है तो उससे हम एक्सपेक्टेशन भी हाई नहीं हाँ, रख सकते, उसे नहीं। मौका देना चाहिए, हमें नहीं छोड़ देना चाहिए। इस सीरीज के बाद अगर हम उमरान मलिक पे बात करें तो ज्यादा सही होगा कि उनकी सीरीज कैसी रही, 3 मैचों में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या लर्निंग रही, इसीलिए क्या, इसीलिए तो अभी मैंने उन पे आपसे बात बोला ना करने कि का मैं कोई इसी मतलब नहीं है। प्लेइंग इसीलिए मैंने बोला आपसे कि मैं इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर उमरान मलिक को मौका मिला है, हर्षदीप को मौका मिला है, दोनों लोगों का डेब्यू था, तो इनको तीनों मैचों का मौका मिले। नहीं, इनको मिलेगा, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं। क्वेश्चन तो यहाँ पे आ रहा है क्या ऋषभ पंत को अगला मैच खेलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसा कि लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, कहीं ऋषभ पंत का ये सीरीज तो कहीं ऐसा तो ना हो कि वाइट बॉल में उनका क्रिकेटिंग कैरियर कोई कुछ टाइम के लिए रोक दे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि टीम 11 के सेम 11 के साथ जाएगी और ऋषभ पंत यहाँ खेलेंगे, और सूर्य कुमार यादव भी अभी उस 11 में है तो वो भी खेलेंगे। शुभमन गिल और शिखर धवन तो खेल ही रहे हैं। श्रेयस अय्यर की अच्छी पारी थी, संजू सैमसन की भी पारी अच्छी थी, 36 रन की पारी खेली थी, ठीक पारी थी, बहुत दिन बाद मौका मिला था, उस तरीके से अच्छी पारी थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंजेस होने वाला है, सेम 11 के साथ मैं जाना चाहूँगा और टीम भी यही 11 के साथ टीम भी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेगी, क्योंकि अगर उनको ये चेंजेस करना, उनको भी पता है ना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 ही मैच हैं, उनको भी ये पता है कि 3 ही मैच है। अगर हम किसी को एक मैच में रखे, फिर सामने किसी को हम बदल के दूसरे मैच में कर रहे हैं, तीसरे में फिर कर रहे हैं, तो अगर हम 3 बंदों को ट्राई दे रहे हैं तो 3 अलग अलग बंदे हो रहे हैं। अगर हम किसी एक को दें तो हमको ये मौका रहेगा कि उस सामने वाले बंदे को एक मौका मिल रहा है अपने आर्म्स खोलने का, या इसमें जो गलती की उसको सुधारने का, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ। लेकिन अगर सपोज करिए कि टीम इंडिया अगर कोई चेंज के लिए जाती है और ऋषभ पंत को बाहर करती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन प्लेइंग 11 में आ सकता है? दीपक हुड्डा आएंगे? देखिए दीपक हुड्डा आ सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वही है कि जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कभी कभी कर देते हैं, तो दीपक हुड्डा ही एक नाम ऐसा दिख रहा है। परफॉर्मेंस भी ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। अभी देखिए ऋषभ पंत का देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल टाइम चल रहा है, उनका जो एक है ना कि एक इनिंग बाकी है तो वो इनिंग की ड्यू की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में उनकी एक इनिंग आ चुकी है, तो अब इनिंग उसकी ओडीआई में ड्यू नहीं है। अब ये है कि उनका माइंडसेट किस तरीके से चल रहा है। और अभी वही है ना कि अभी बात ये है कि हमको लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर लेकर खेल रहे हैं वो। वही मैं कह रहा हूँ, माइंडसेट की बात है, बाकी स्किल की कोई दिक्कत नहीं है, टैलेंट बहुत भरा है, उनके ऐसा प्लेयर कोई नहीं है। जो सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड में लगाई थी उसमें जो पेसर्स को छक्के मारे थे इन्होंने, देख माइंड ब्लोइंग थी। स्लॉग स्वीप पेसर को मार रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई सामने स्पिनर आके डाल रहा है, वो भी ऐसा कोई पेसर नहीं है कि जो 110 120 डालता हो, 140 145 पे पेस थी और उसको स्लॉग करके छक्के मार रहे हैं। इंग्लैंड में छक्के मार रहे हैं, वहाँ की मिड विकेट की बाउंड्रीज काफी लंबी होती है और वो 3-4 रोज अंदर जाके बॉल गिरी थी। तो ऐसा नहीं है, ऋषभ के पास बहुत टैलेंट है। यही है कि वो अपने नाम के आगे दब गए हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ और आज भी यही बोल रहा हूँ, तो अपने नाम के आगे दबे हुए हैं। नहीं हाँ, बेसिकली उनका यही रहता है कि मेरा नाम एक है ना कि अब जो है राजा हो गया है कोई, तो उस राजे को इतना उम्मीद है कि मैं इतना कर दिया, उससे कम करूंगा तो मेरा जो है थोड़ा सा वही चीज है, क्या कहते हैं, तमगा डाउन होगा, ठीक है। तो उसको बचाने के चक्कर में जो है ये यहाँ पे मात खा जा रहे हैं। और सुबह सुबह ही मैच शुरू हो जाता है और कल हम सारी अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे सेम चैनल पे ही। और अगर यहाँ पे क्योंकि मैचेस जो आ रहे हैं इसका ब्रॉडकास्टिंग का बहुत इशू आ रहा है, लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे पर्सनली कि मैचेस के अपडेट नहीं मिल पा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो कोशिश रहेगी कि कल सुबह से ही आपके साथ जुड़ें और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, लाइव आएंगे। और लोगों को हो सकता है कि आपको हम लाइव कमेंट्री भी अगर कोशिश करेंगे, अगर दे पाए तो लाइव कमेंट्री देने की भी कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए अभी के लिए हमें अलविदा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, काम भी है ना। आप लोगों को कंटेंट भी चाहिए, आपको कंटेंट भी देना है। कंटेंट की बात नहीं है, बात है कि हम लोग जो है बेसिकली मैंने और मनीष जी ने यही सोचा कि हम लोग जो है लाइव आएंगे और आपको बॉल टू बॉल मैचेस का जो है पूरा न्यूज़ मिलता रहेगा। और अगर टाइम पे नहीं सोए तो टाइम पे उठेंगे नहीं, फिर हम लोग उस चीज़ को मिस करते हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप लोग चैनल पे आते हो, चैनल देख के चले जाते हो, तो लाइक सब्सक्राइब भी बनता है ना। हम एनालिटिक्स देख रहे थे मनीष जी अपने चैनल का, तो उसमें मुझे ये दिखा कि जो हमारे सब्सक्राइबर पर्सन है एंड जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर पर्सन है, जो हमारे व्यूअर्स का अगर रेट देखा जाए तो नॉन सब्सक्राइबर पर्सन का ज़्यादा है। वही चीज़ है, तो अभी हमारा नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करेंगे तो आपके साथ हम लंबे समय तक बने रहेंगे, इसी तरीके से अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर कहीं सुधार की जरूरत लगती है तो आप उसे भी कमेंट में कर सकते हैं।
ओके देखिए कमेंट आपका है, चॉइस आपकी है, की पैड हाँ, आपका है, लेकिन बटन आपका, माइंडसेट आपका लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा। है। सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय बाय। तब के लिए चलते हैं, बाय बाय। सुबह मुलाकात होती है आपसे। ओके, अलविदा।